बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जेआईटी नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। कोई गैर कानूनी काम करने से पहले जो है आप ये देख लीजिएगा कि कल को उन्हीं अदालतों के कचहरों में आप खड़े होंगे और आपके ऊपर क्या इल्जामात होंगे और क्या तहकीकात जो है ना आपके खिलाफ होती होंगी, वो आप सबसे बेहतर जानते हैं। डेमन डेविड जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ है, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया न जाए। जबरदस्ती खींचतान के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जाए तो इस चीज की इजाजत ना दी जाए और ना दी जाएगी। अदारों का फर्ज बनता है कि जो कठपुतलियां हैं उन्हें इस साजिश से, इस ड्रामेबाजी से रोकें। पब्लिक किया जाए बाकायदा कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है किसी भी जो है ना बाहर बैरून मुल्क साथे से। जो कहते हैं इनकी तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है, और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे, हमें यही डर है। इनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है। जब ये दूसरे लोगों के लिए जा सकते हैं, जेआईटी बार बैरून मुल्क सफर कर सकती है, तो पैरों से मिट्टी झाड़ें, पैरों से मेहंदियां उतारें और जाके लें उसका, जाके हमारा वाइटल विटनेस है। तैयारा साजिश केस हम नहीं बनने देंगे इसे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम दिन मरियम नवाज शरीफ की कल पेशी होने जा रही है। आज हुसैन नवाज की पेशी थी और नून लीग का रद्दमल आपको देख के, इनके बयानात सुन के लग रहा होगा कि पारा जो है, सियासी पारा, वो बहुत ऊपर जा चुका है। वैसे भी मौसम में भी काफ़ी हिद्दत है, लेकिन बारिश हो गई इस्लामाबाद में तो मौसम उससे कदरे बेहतर है। लेकिन कल वाला दिन क्या होगा कहना मुश्किल है कि कल धूप में कितनी हिद्दत होगी, बारिश पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, गर्मी में मज़ीद इजाफा ना हो जाए। हालात जिस समत में जा रहे हैं उससे लगता यह है कि नून लीग सड़कों के ऊपर अच्छा मैदान सजाना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कुछ बैनर ऐसे आवेज़ा किए गए हैं और जो हमारे पास फुटेजेस हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं कि नून लीग इसको मरियम नवाज़ के एक सियासी लॉन्च पैड के तौर पर भी कल के दिन को शायद मनाने की कोशिश करे। एक मैसेज भी जा रहा है मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में लोगों को, जिसमें कहा जा रहा है मरियम मेरी आवाज़, और अपने वर्कर्स को कॉल की जा रही है कि वो भी पहुँचें। तो मुख्तलिफ तरीका होगा कल के दिन का, देखना पड़ेगा कि उनकी हतमी स्ट्रेटजी क्या है, कल के दिन ही पता चलेगा। लेकिन दो और डेवलपमेंट हैं इसके साथ जुड़ी हुई जो काफ़ी अहम हो सकती हैं। कल के दिन ही चेयरमैन नैब को भी तलब किया गया। चेयरमैन नैब वो शख्सियत हैं जिनके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब आज से हमारे लिए फौत हो गई। तो नैब को वो काम करना था जो अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, पाकिस्तान से बाहर जायदादें बनाने का केस हो, या एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस हो, ये सारे नैब के नीचे आते हैं। चेयरमैन नैब अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से कासिर रहे। इसी तरीके से SCCP के मुतालिक जो माहीन फातिमा का स्टेटमेंट आया उससे पता चला कि रिकॉर्ड टेम्पर उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से चेयरमैन ने कह कर आया। दूसरी शख्सियत एक और FBR के रोल के हवाले से आएगी। लेकिन आज JIT के दो अहम ओहदेदार जो हैं, DG MI जो ब्रिगेडियर हैं एक MI के, जो MI के रुकन हैं इस JIT के अंदर वो, और जो नैब की तरफ से रुकन है JIT के अंदर वो, एक खसूसी फ़्लाइट से खबर यह है कि वो दोनों, हमारे पास टिकट की कॉपी है एक साहब की जो ब्रिगेडियर हैं MI के, उसके नुमाइंदे, मैं उनका नाम गलत ना ले लूँ, ये साहब जो हैं ये दुबई गए हैं खसूसी फ़्लाइट से। और हमारी खबर यह है कि ये JIT की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ही कुछ रिकॉर्ड हासिल करने वहाँ तशरीफ़ लेकर गए हैं। पहली खबरें ये सुजेस्ट कर रही थी कि वो वहाँ से कतर जाएंगे, दोहा, और असानी की जो बयान है कतरी शहज़ादा जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म, उसके सवालात जवाबात जो हैं वो रिकॉर्ड होंगे। लेकिन इसकी मेरे पास अभी तक प्रोग्राम शुरू होने तक तस्दीक नहीं है। मेरे पास खबर यह है कि ये दुबई गए हैं खुसूसी फ़्लाइट से, और दुबई एक सेंट्रल लोकेशन है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने जो कौम से खिताब में और पार्लियामेंट हाउस के अंदर गल्फ़ स्टील मिल्स की कहानी बयान की थी कि वहाँ से वो 12 मिलियन दिरहम मिले, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इतने फैले 12 मिलियन दिरहम के वो कतर के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लंदन के अंदर भी अपार्टमेंट्स ले लिए, सऊदी अरब के अंदर जाके पहले अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स कायम की, फिर वहीं पे हिल मेटल स्टील मिल कायम की, और वो जायदाद उनकी बढ़ती गई उन 12 मिलियन दिरहम के ज़रिए। उसकी बुनियाद गल्फ़ स्टील मिल्स थी। गल्फ़ स्टील मिल्स का पैसा कहाँ से आया,
बीसीसीआई ने हमारी इतला ये है कि वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी, डिफ़ॉल्ट कर गई थी, वायबल बिजनेस मॉडल नहीं था, तो बीसीसीआई ने अटैच कर ली, बीसीसीआई लिक्विडेट हो गया था। क्या बीसीसीआई का वो रिकॉर्ड अभी ऐसा मौजूद है जो इस JIT को हासिल हो जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर पता चले कि क्या उससे कुछ पैसा मिला था या डिफ़ॉल्ट में थी वो अभी तक 92, 91, 92 में जब भी उसकी लिक्विडेशन हुई बीसीसीआई की? अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो एक बुनियादी दस्तावेज़ात हाथ में आ जाएगी इस JIT के, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट को 10 जुलाई को सबमिट कर सकते हैं कि ये हक़ाइक़ हैं मियाँ साहब की कहानी के। और मरियम बीबी जिनके मुतल्लिक पानामा पेपर्स ने दस्तावेज़ात ज़ाहिर की थी, नेस्कॉल और नीलसन, दो ऐसी कंपनीज जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं कि इसकी बेनिफिशियल ओनर वो हैं, उसके नीचे उनके दस्तखत हैं। इनके वकील ने वहाँ ये पोजीशन ली थी कि ये दस्तखत मरियम नवाज़ के नहीं। अब अगर ये दस्तखत दुरुस्त हों, क्योंकि ये कंपनियां मान चुकी है शरीफ फैमिली के हमारी हैं, और हुसैन नवाज़ कहते हैं कल अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिम उनका वारिस है, ये चीज़ अब साबित होनी अभी बाकी है। कल का दिन जब मरियम नवाज़ शरीफ की वहाँ पेशी होगी तो उस सवाल जवाब के बाद इस JIT को इस बात के ऊपर भी रिपोर्ट करना है कि इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। वो बात दुरुस्त है जो पनामा पेपर्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर जब शाया की, दुनिया भर की दस्तावेज़ात मोज़ैक फ़ोनज़ैका की, उसकी शक्ल में सामने आई, क्या वो बात दुरुस्त है? या वो बात दुरुस्त है जो हुसैन नवाज़ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी? सऊदी शहज़ाद जो कतरी शहज़ादे का ख़त है उसकी हैसियत भी अभी तय होना बाकी है कि उसके ऊपर ये JIT क्या तय करती है, क्या हतमी राय देती है। ये ओवरऑल लुबे लुबाब है जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसहाक खाकवानी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, कराची से हमारे साथ हैं सैयद नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इसके अलावा इरफान कादर साहब हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करेंगे और उनसे हम राय लेंगे इन्हीं केसेस के हवाले से। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनके वफाकी वज़ीर तजारत खुर्रम दस्तगीर खान। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इरफान कादर साहब, सबसे पहले मैं आप ही से राय ले लेता हूँ। कल का दिन बड़ा अहम है, मरियम नवाज़ के ऊपर ही सबसे पहले मोज़ैक फ़ोनज़ैका ने कहा था कि इन कंपनियों के बेनिफिशियल ओनर वो हैं, और दो दस्तावेज़ात उनके साइन के साथ सामने आ गई थी। JIT में कल जब उनकी पेशी होगी तो क्या सूरत हाल नज़र आती है आपको? लॉ टर्म्स में भी इसकी वजाहत फरमा दीजिए, लीगल टर्म्स के अंदर, और सवाल जवाब के अंदर कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं? मैं समझता हूँ जी, कतई नज़र इस चीज़ से कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपने दस्तखतों को मानती हैं या नहीं मानती, ये इन कंपनीज़ की बेनिफिशियल ओनर वो थी या नहीं थी, इससे बिल्कुल कतई नज़र एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस सारे केस में हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, मरियम नवाज़, इनकी कोई हैसियत नहीं है मासवा इसके कि ये बेनामीदार हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक तवील अरसे तक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस रहे हैं, और 85 ऑनवर्ड्स जो कि वो पीरियड है जबकि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 इनको अप्लाई भी करता है, लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी फैमिली के साथ क्लब होंगी, और मरियम नवाज़ साहिबा को वहाँ पे बुलाना या उनका जाना कोई इतने माने नहीं रखता। इसी तरह कतरी शहज़ादे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जो दो साहिबान गए हैं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, और कतरी शहज़ादे ये कंफर्म नहीं है का जो डॉक्यूमेंट ये बात अभी कंफर्म नहीं है इरफान कादर साहब कि वो दोहा गए हैं या सिर्फ दुबई से ही कुछ तहकीकात करके वापस आएंगे। वो यहाँ से दुबई गए हैं, कतर वाली बात कंफर्म नहीं है। आप बात जारी रखिए। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि, और इसी तरह से मैं ये कह रहा था कि ये जो JIT बनाई गई है, ये 3 जज साहिबान जो हैं इनसे लॉ में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस गलती को इस तनाज़र में देखें कि ये पहला डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जिस पे कि डाइसेंट आया है इस किस्म के केस में। इस डाइसेंट का फ़ायदा कौन उठाएगा? और अब मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं उन तमाम इवेंट्स को अगर इकट्ठा करें तो उसका फ़ायदा किसको हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने इस पिटीशन को फ्रिवलस करार दिया था तो उसका फ़ायदा किसको हुआ था? जब अपील के प्रोसेस को 1 माह लग गया था उसका फ़ायदा किसको हुआ था? जब अनवर ज़हीर जमाली चीफ जस्टिस 15 दिन पहले बेंच छोड़ के चले गए थे उसका फ़ायदा किसको हुआ था? और जब ये JIT बनाई गई है और इसमें जो कानूनी सुकम है और ये 2 माह मज़ीद इसमें लग गए हैं, इसका फ़ायदा किसको होगा? ये आप सब के लिए मैं समझता हूँ कि आप इस पर जवाब बिल्कुल सबको एक्सपर्ट्स को देना चाहिए। तो इससे तमाम चीज़ से एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो लग ये रहा है कि जैसे ये सारा मामला जो है ये अभी मज़ीद तातुल का शिकार होगा, क्योंकि JIT की रिपोर्ट आने के बाद 10 तारीख को
सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जज साहिबान ने कुछ और भी मैटर्स का फैसला करना है और इस पे मुख्तलिफ वकला की आरा भी आएगी, उनके ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, तो मजीद तातुल का आपने ये दो बातें कही हैं इरफान कादर साहब, मैं थोड़ा चाहता हूँ आप उसको पहले बयान कर दें, फिर मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से भी कहूंगा कि उस पर कमेंट करें। एक तो आपने तीनों बच्चों को बेनामीदार करार दे दिया वजीर आजम का, एक तो इसकी आपसे मैं चाहूंगा वजाहत करें। दूसरा आप कह रहे हैं कि जैसे ये बहुत ही इंटेंशनल है कि JIT को 60 रोज मिल गए हैं और इस तातुल का फायदा नून लीग को हो जाएगा, तो किसी ने इसको बाय डिजाइन ऐसे किया है। मैं ये बात समझ नहीं पाया आपकी, ये सहूलत थी, मैंने ये कहा कि आई फेल टू अंडरस्टैंड क्योंकि इससे उनको बहुत डैमेज हुआ, बहुत नुकसान हुआ इस सारे प्रोसेस के अंदर। अक्स करेगी जी। जी इरफान कादर साहब जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, जरा फिर से सवाल पूछिएगा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने उनके बच्चों को बेनामीदार क्यों करार दे दिया? इसलिए कि ये बच्चों से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कोशिश की थी अपने आप को अरसलान से अलहदा करने की, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो थे वो उनको बेल आउट करना चाहते थे और उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके बच्चों से अलहदा कर दिया था। और आज ये बात इसहाक डार साहब ने उठाई है, उन्होंने कहा कि जब चीफ जस्टिस के अपने बेटे का मामला था तो चीफ जस्टिस तब तो कानून कुछ और था, और आज जब प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और उनका मैटर है तो फिर कुछ स्टैंडर्ड्स और हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों के भी जवाब देने होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तमाम सुकम जो छोड़े जा रहे हैं इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे सुप्रीम कोर्ट पे। खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछते हैं। खुर्रम साहब, कल बड़ा अहम दिन है, मरियम बीबी की पेशी होगी और शायद हतमी मराहल 10 तारीख की रिपोर्ट से पहले जो 1-2 स्टेटमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड करनी है। नून लीग खसारे का सौदा है ये उसके लिए या फ़ायदा है उसके लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कानूनी सुकम जो है इसका फ़ायदा, इरफान कादर साहब तो यही कह रहे हैं। नून देखिए, मैं तो नहीं समझ पाया कि कौन सा फ़ायदा होगा। कब्रों का हिसाब तो कर लिया आपने, मियाँ मोहम्मद शरीफ तक तो घसीट लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर को, उनके दोनों बेटों को, उनकी बेटी को, उनके दामाद को, उनके भाई को, उनके कज़न को, उनके बिजनेस एसोसिएट्स को, सब कुछ तो घसीट लिया ना JIT ने अपने उस दायरा कार में। तो मैं नहीं समझता कि कौन सा फ़ायदा JIT का हमें हुआ। बच्चे तो ऑब्वियसली आने थे, क्योंकि नून लीग की पोजीशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया पनामा पेपर्स में, तीनों बच्चों का नाम आया, तो बच्चों ने तो आना ही आना था ना। तो वो अब चूंकि सब आ गए हैं, इशू बहरहाल यही है कि जो जिसकी तरफ इरफान साहब ने भी इशारा किया कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस प्राइम मिनिस्टर शरीफ है और उनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं। अब अगर किसी शख्स ने ये एक एजम्पशन कर ली है कि जी, जिस तरह इरफान साहब ने कहा कि जी ये बेनामीदार हैं, तो फिर कोई एविडेंस तो आए ना कि जी कहीं ना कहीं से वो एसेट जो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का था, प्राइम मिनिस्टर ने किसी तरह वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफर किए। अब एक एजम्पशन की बुनियाद पे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये कह देना कि जी वो क्वालिफाई नहीं करते, हम समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। और इसीलिए हमारी कोशिश पहले दिन से ये थी, अगरचे प्राइम मिनिस्टर को उसका गालिबन नुकसान ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है, उन्होंने कहा कि वो कोई कानूनी प्रोटेक्शन और इस्तिस्ना क्लेम नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, क्योंकि कोशिश यही थी कि पूरी तरह सबमिट किया जाए कानून के सामने। प्राइम मिनिस्टर को दस्तयाब भी नहीं चैलेंज कर सकते थे वैसे, और बहुत सारे इश्यूज थे। देखें ना जी, आज भी ये फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, इट इज अ फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन कोर्ट। तभी उन्होंने उनको JIT बनाना पड़ी ना कि एविडेंस आएगी। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको देखने के लिए JIT बनाएगी, और JIT बनने पे आपको मालूम है, और ये बड़ा सवाल किया गया ना जी कि आपने तो विक्ट्री साइन बनाए और आपने मिठाइयाँ खाई। भाई उस वक्त तो हमें नहीं मालूम था कि बेंच बनने से 8 दिन पहले व्हाट्सएप कॉलें शुरू हो जाएंगी। हमें क्या पता था? हमें क्या पता था कि तस्वीर लीक होगी? हमें तो अंदाजा नहीं था। ना ही हमें यह मालूम था कि JIT जो है वो एनालिसिस ऑफ टेक्निकल मीन्स शुरू कर देगी, वो लोगों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग शुरू कर देगी। लेकिन आपकी IB और 110 सफ़ों की जो है वो करेगी कि जनाब ये मीडिया मॉनिटरिंग है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ने IB को ऑथोराइज किया कि JIT के अरकान के ऊपर जाके वो जो कहते हैं हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे वो करें? ऑथोराइज किया है IB को? उसने अपने खत के अंदर तस्लीम किया है? मेरे नॉलेज में नहीं, लेकिन उन्होंने किया है। देखिए बात यह है कि जो एडमिटेड फैक्ट, देखिए ना,
जीआईटी का ये एडमिटेड फैक्ट है, ये मेरा क्लेम आईबी नहीं का है। भी एडमिटेड फैक्ट है। जीआईटी का एडमिटेड फैक्ट है ना कि इसी तरह एनालिसिस ऑफ टेक्निकल जो हुआ हाँ। आईसीसीपी के अंदर, दैट इज आल्सो नहीं, एडमिटेड फैक्ट। वो भी एक इशू है कि जी उसमें अभी क्लैरिटी आनी है कि वो लफ्ज इस्तेमाल, सबने पढ़ के कहा टेम्परिंग हो गई, इट्स नॉट क्लियर कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन वी हैव सबमिटेड एज आई सेड, हमने अपने तमाम पनामा पेपर्स आने के बाद ये हुआ, हमने अपने तमाम तहफुजात जो हैं जीआईटी के मामले में वो सामने रख दी हैं, अब कौम के सामने भी रख दी हैं, मामला और हमारा इशू यही है वाला है खुरम साहब, हम जो दिन गुजरता जाता है और जो दस्तावेजात देखते जाते हैं उससे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर की बारी आने से पहले तो मेरा दिल है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस के रोल के ऊपर बात करनी चाहिए। जी जरूर, प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्टेड आदमी है, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन स्टेट इंस्टीट्यूशंस को राइट नहीं मिलनी चाहिए। मेरी सदा ये है कि अब पनामा पेपर्स आए हुए गालिबन 1.25 साल से ऊपर हो गया है, 8 महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक ना खत्म होने वाला एक बाराज है, अंग्रेजी में लफ्ज कहते हैं कलमनी का, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि जी ये हो गया, ये सवाल है। लेट्स सी द एविडेंस, लेट्स सी 10 जुलाई को पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ रिपोर्ट देंगे, ठीक है। अब कोर्ट ने, अब देखिए ना, ये भी बहुत से लोगों को ये भाम है कि 10 जुलाई को जीआईटी ने फैसला सुनाना है। जीआईटी ने फैसला नहीं सुनाना है, जीआईटी ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। ये अपने नाज़रीन को भी समझाएं कि जो भी ये जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेटर्स का ओपिनियन होगा, सारे बयान सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक इट्स पोजीशन कि वो क्या करेंगे। देखिए बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब ये सारा इशू उठा हुसैन नवाज की तस्वीर वाला और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, उन्होंने क्लियरली कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग इज देयर टू करेक्ट द रिकॉर्ड, इट इज नॉट एविडेंस। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को इस्तदा करेंगे कि जीआईटी की रिपोर्ट 10 जुलाई को पब्लिक कर दी जाए? जी हम तो चाहेंगे कि जी वो पब्लिक हो और हमें पूरा मौका मिले कि वकील को आपके उसके ऊपर आर्ग्यू करने का गुंजाइश तभी मिलेगी जब रिपोर्ट पब्लिक होगी। नहीं हमें ये देखिए ये भी लीगल राइट है कि अगर कोई खवातीन व हजरात प्राइम मिनिस्टर की औलाद हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनके हकूक एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सलब कर लिए गए कि नहीं जी आप कोई चीज, उनके जो हकूक हैं, चाहे वो आर्टिकल 10A है राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 13B है राइट। सैयद नवीद कमर साहब को भी साथ गुफ्तगू में शामिल कर लें अपनी जगह। नवीद कमर साहब, अभी इरफान कादर साहब ने एक टर्म इस्तेमाल की है, बेनामीदार। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर टर्म इस्तेमाल हुई थी सबसे पहले, अगर मैं गलत नाम ना लूँ तो शायद जस्टिस गुलजार ने कहा था कि बज़ाहिर प्राइमा फिशाई ये लगता है कि मरियम नवाज एज ए फ्रंट मैन एक्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। आप पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और अभी जो आपने SCCP का जो रोल देखा है, FBR का और नैब का देखा, नैब के अंदर एसेट्स बियॉन्ड मीन वाला केस आता है। कौन सा ऐसा तरीकाकार है, लीगल पैरामीटर्स कौन से हैं, मीन्स ऐसे कौन से अवेलेबल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बात इरफान कादर साहब की हम दुरुस्त मान लें कि बेनामीदार वो हैं, या इनको कहें नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है? देखिए एक सर्टन असम्पशंस हैं जो कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं कि ये सारी जो जायदाद ली गई वो ऐसे टाइम पे ली गई जब प्राइम मिनिस्टर के जो तीनों बच्चे हैं वो उस एज के नहीं थे, या एज के थे भी तो इतना अरसा उनको नहीं हुआ था किसी भी बिजनेस किए हुए विद इन द यूनाइटेड किंगडम कि उन्होंने इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के इक्विवेलेंट उन्होंने इनकम अपनी बना ली थी वहाँ। तो अगर इसमें उन्होंने इतना पैसा जमा किया जिससे उन्होंने ये जायदाद ख़रीदी, तो जाहिर है कि उसमें असम्पशन यही होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, 62-63 में, हमारे इलेक्टोरल लॉज में है, हमारे नैब ऑर्डिनेंस में भी है कि the person holder of elected office or potential one or any of their dependents। अब सवाल ये कि अगर वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं भी है और एनी अदर पर्सन भी है, हर जगह ये नाम आता है कि क्या वो लोग उस पोजीशन में थे कि वो खुद इतने बिलियंस बना सकते थे इस शॉर्ट पीरियड में ताकि वो ये सब कुछ कर सकें, या कि ये अजम्पशन है कि ये पैसा जो है इस तरह से आया कि उनके पास ज़ाहिर है कि जो भी या कफ़ालत थी या कफ़ालत नहीं भी थी, तो उनके जो है वालिदैन की तरफ से ये पैसा वहाँ पे पार्क किया गया।
ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतनी कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होती है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज या तो आपको लगता है कि इरफान कादिर साहब ने ये जो टर्म इस्तेमाल की कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे उनके बेनामीदार हैं, बाकी तो सारी फॉर्मेलिटीज हैं, आप भी इसी सोच के हैं कि ये वाकई बेनामीदार हैं? उसमें जाहिर है कि GIT सारी जो बनी है और उसका फोकस है और बार बार इनको बुलाने का मकसद भी यही है कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश की जाए ना वन वे और द अदर। तो उस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग के दोस्त, जो कि कहते हैं कि इनसे सवाल ही ना पूछा जाए। भाई उनसे ना पूछा जाए तो फिर किससे पूछा जाए टू इस्टेब्लिश वन वे और द अदर? हो सकता है कि ये आपके ही फ़ायदे में होता हो एट द एंड ऑफ द डे कि ये सब अपनी तस्दीक करके और उसको डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर दें कि हाँ जी ये पैसा हमने इस तरह से बनाया, क्योंकि वरना तो कोई सेंस नहीं बनता ना एक बात का, जो कि केस बना के सो फार खाकवानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। खाकवानी साहब, आपकी जमात काफ़ी दस्तावेज़ात ख़रीद के ले आई थी। ये पनामा पेपर्स ने जो दस्तावेज़ात लीक की, हम लोग तो रिपोर्टर्स एक एक कागज़ कहीं से ICIJ वालों से मांगा, कभी किसी से मांगा और रिपोर्ट किया। आप तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ख़रीद लाए हैं, क्या चीज़ साबित होती है उससे? कुछ आप रोशनी डालेंगे? मैं तो अपना मलिक साहब ये कहूँगा कि पहले जो GIT पे इतना ज़ोर लगा रहे हैं ना नून लीग वाले, अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, उनके तरीक़ाकार पे एतराज़ात कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में इनको कोई ख़दशात हैं जिसकी वजह से शायद ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये अगर कोई चीज़ आई तो हमें पहले बेसिकली ये GIT तो उन 3 जजेस की तरफ से बनाई गई है जिन लोगों को अभी कुछ खदशात थे कि हमें उनको पूरी बात क्लियर नहीं की गई इन्वेस्टिगेशन में या प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में। उन्होंने कहा कि हमें फर्दर तसल्ली के लिए हम इनको 13 सवाल देते हैं और 13 सवाल पर मुहित ये जो कमेटी है 6 आदमियों की ये बनाएगी। तो सेलेक्ट भी उन्होंने किया, व्हाट्सएप का ऐसे बहाना बना लिया है, बात का बतंगड़ है, उसका आखिर कन्वे करना था। जब बेंच बनाए नहीं है तो 6 दिन पहले अगर व्हाट्सएप कॉल हो रही है तो ये बतंगड़ नहीं, मेरी इस्तदा ये है, ये बहुत सीरियस है। तस्वीर का लीक होना भी इंतहाई सीरियस इशू है कि अभी देखें ना 20 मार्च को पिछला बेंच तहलील हो गया और 2 मई तक नया बेंच नहीं बना था। अगर 26 और 27 अप्रैल को कॉल्स होती हैं तो किसके वहां पर होंगे? वी डोंट नो। और अब अगर आपको एक राय दूं, आपको कोर्ट ने ये कोर्ट दरखास्त दायर करनी चाहिए इसके ऊपर। कोर्ट ने ये कहा भी कि जी ये हमने कहा था, लेकिन कोर्ट ने ऑन कर लिया। हमारी इस्तदा ये है कि हम अगर देखना खाकवानी साहब 26 और 27 अप्रैल को हम एग्जिस्टेंस में नहीं था। खाकवानी साहब आप ये बात सुने ना, अगर सर जजेस ने ही बंदे चुनने थे, उन्हीं की लिस्ट में से चुनने थे, तो उनका ये है ना जवाबदीद कि उन्होंने बंदे किसको चुना किसको नहीं चुना। इसके अंदर मेरा और आपका किसी और का तो बीच में उस वक्त आएगा ना जब ये रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर ये भी नहीं मालूम था कि चीफ जस्टिस इंप्लीमेंटेशन बेंच में किसको डालेंगे। इट वाजंट क्लियर। अच्छा खाकवानी साहब, अगर नहीं है तो JIT ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। JIT सुनी है ना? जी हाँ, अब JIT अगर वो सपोर्ट जमा कर देंगे। अच्छा दूसरी बात, अच्छा इन्होंने दो तीन इन्होंने इतराज़ात किए, वो सारे के सारे इतराज़ात इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने उसको फारिग कर दिया, कहा कि हम नहीं मानते, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा अब अगर वहाँ पर इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, चीज़ें देख रहे हैं, इनको वीडियो पे बनाई जा रही है, वो इसलिए कि आप अंदाज़ा करें ना 164 का बयान हुआ था जनाब वज़ीर ख़जाना साहब का, दार साहब का, वो उससे मुकर गए कि जी मैंने तो किया नहीं था। अगर वीडियो बन रही है तो वहाँ पर जो बंदे बात कर रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड हो रहा है उससे वो अगर इनहिराफ करते हैं तो वो सामने आ जाएगी बात, वो भी चीज़ें आ जाएगी। तो गुजारिश है, कोर्ट ने कहा है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस नहीं है, कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस। ये कोर्ट ने कह दिया। लेकिन एक खाकवानी साहब एक चीज हो सकती है कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर तो मेरे ख्याल में इन्होंने डिस्प्यूट किया था कि वो जब पहली पेशी हुई शफी साहब की कि ये इन्होंने उनको डराया धमकाया था। एक तरीका कार हो सकता है कि ये जमातें एग्री कर लें और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त कर दें कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्ले कर दें ताकि पता चल जाए किसको क्या डराया धमकाया। अजय अच्छा
अच्छा मलिक साहब, दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने इनको एक देखें ना, बात करने का भी तरीका है। अगर उन्होंने कहा कि ये आपने एफिडेविट दिया था, अगर एफिडेविट में आपने गलत बातें की तो आपको पता है इसके अंदर सज़ा भी है। अगर वो एक बंदा किसी को इतला दे, उसको ये बनाए कि जो मुझे धमका दिया, वो भी वीडियो में नज़र आ जाएगा। तो मलिक साहब बात यह है कि इन 3 जजों पे सारा कुछ मुनहसर है कि इन्होंने जो GIT की रिपोर्ट 10 तारीख को आएगी, वो अपनी तसल्ली करेंगे कि आया उन्होंने जो इस वक्त तक अपना सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर वो किस तरफ जाना चाहते हैं। वो क्या प्राइम मिनिस्टर के समझते हैं कि वो कसूरवार है, ये वो समझते हैं कि इनके बच्चे कसूरवार हैं, उनके पास ये जायदादें उनके जायज़ ईमानदारी की आमद से हुई हैं, या ये उनके पास इस तरह के वसाइल ही नहीं थे कि वो ये ख़रीद सकते। ये सारी चीज़ें उस JIT की रिपोर्ट पर इन 3 जजेस ने अपना माइंड बनाना है। वो बनाकर अपने बाकी 2 फादर जज जो बाकी जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, उनमें उनके साथ या एग्री करेंगे या उससे डिसएग्री करेंगे, सबको पता लग जाएगा। आप उसके बाद एक ब्रेक करीब आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा इरफान कादर साहब से एक सवाल। JIT जो भी रिपोर्ट सबमिट करे, एक तो वो रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के वकला जो है उनको उसके ऊपर आर्ग्यू करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे दोबारा इरफान कादर साहब से इस पर बात करें। वेलकम बैक। खुरम साहब, ये फरमाइएगा कि कल के दिन को आप किस तरीके से मनाना चाहते हैं, क्योंकि जो फुटेजेस नज़र आ रही हैं, हमारे मुख्तलिफ शहरों से कैमरामैन भेज रहे हैं और जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके वर्कर्स को, उनको देख के लगता है कि आप कल बड़ा पॉलिटिकल शो चाहते हैं कि वो कायम करें नून लीग। बड़ा पॉलिटिकल शो, देखिए ना, शो तो ये चल रहा है ना, ये तो अब 8 महीने से ये मामला शो ऑफ पावर बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, वो कल आपका प्लान है। कल हमें जो फुटेजेस हैं मैं स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूं। शो ऑफ पावर कोई नहीं है। अगर देखें ना, वर्कर्स को मैसेज आ रहा है, ये सारे लोग पहुंचे सुबह 10 बजे जुडिशल अकेडमी के बाहर, और पोस्टर्स अवेजा हो रहे हैं। अल्लाह ताला का करम हुआ है, आज हालात फ़र्क हैं, लेकिन ये वही कारकुन हैं जो अदलिया की बहाली और आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होते थे। ये वही लोग हैं। कल वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े होंगे कि जी नवाज शरीफ को इंसाफ। जब मियाँ साहब वापस आए थे, आपको पता है मुशर्रफ की हुकूमत थी, कितने वर्कर्स थे उस वक्त एयरपोर्ट के बाहर, है आइडिया? हम उस वक्त भी कवर कर रहे थे। तो आपको ये अंदाजा है कि किस किस तरह रोका नहीं गया वर्करों? आई नो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आपकी उस वक्त आधी पार्टी जो थी वो काफिल बन चुकी थी। वो तो बन चुकी थी ना जी। बात ये है कि ये वही लोग थे जो कल आएंगे, जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होते थे कि अदलिया बहाल करनी है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। कल वो इंसाफ के लिए खड़े होंगे, बड़ी अच्छी बात है। पॉइंट यही है, देखिए जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पेश किया, तलाल चौधरी साहब ने कहा कि पर भी होना चाहिए। रिपोर्टें कोई और लिख रहा है, दस्तखत हो रहे हैं, हमें डर ये है कि फैसला कोई और ना कर दे। ये बड़ा सीरियस चार्ज है जो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कह रहे हैं कि फैसला कोई और ना लिख दे और दस्तखत हो रहे हैं। मुझे इशू देखिए ना, वेरी सीरियस डाउट क्रिएट हुआ है। कैसे? एनालिसिस ऑफ टेक्निकल मीन्स से। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि JIT ने करना है? देखिए ना, बात यह है कि जिस बेसिस पे एक टेम्पररी बॉडी कायम की गई है, अगर वो बॉडी जो है टेक्निकल मींस के जरिए टेलीफोन टैप कर रही है, लोगों की फिजिकल मूवमेंट्स को ट्रेस कर रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद एडमिट किया हुआ है अपनी तारिक शफी की मूवमेंट JIT की रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने खुद कहा कि तारिक शफी ने तस्दीक की कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। दिस इज नॉट माय एलिगेशन। लेकिन आपको सरप्राइज क्यों हुआ जब आपने 2 अरकान थे, एक ब्रिगेडियर MI के, मैं बार बार DG कह देता हूँ उनको, और एक MI के ISI के ब्रिगेडियर, आप या तो सुप्रीम कोर्ट को अगले दिन चैलेंज कर देते, रिव्यू फाइल करते कि इन 2 लोगों को JIT में मत शामिल करें, आपने तो नहीं किया। बाल ये मलिक साहब, अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा हसास एरिया इसमें हम जा रहे हैं कि इसको मुश्किल है इसके ऊपर कोई वाज़े कानूनी बात करना। आपको मालूम है उसी दौरान जो है वो डॉन लीग्स का बड़ा सीरियस इशू चल रहा था, और हमने पहला धरना भी देखा था, उसको भी ये दोनों जो ब्रिगेडियर साहिबान हैं, ये डॉन लीग्स की तहकीकाती रिपोर्ट का भी हिस्सा थे। उस कमेटी को जो वो जस्टिस आमिर साहब हेड कर रहे थे, ये दोनों साहब हमें सिर्फ ये है, आपने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया? एज आई सेड, यस। लेकिन अभी भी देखें, द कस्टोडियन ऑफ
फंडामेंटल राइट्स, पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इनफैक्ट 184(3) जिसके तहत ये कार्रवाई एलिजिडली की गई है, वो कहता है इट इज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। एलिजिडली क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया। नहीं, हम ये समझते हैं कि यहाँ हमने एहतसाब के लिए उस जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं किया, लेकिन जो जुरिस्डिक्शन एज्यूम की है वो आइन और कानून को से इस वक्त जो है वो मौजूदा दायरे में नहीं आ रही। इसी स्टेज के ऊपर मुझे लगता है नून लीग को अपनी लीगल स्ट्रेटजी के ऊपर अफसोस होगा कि हमने बहुत सारे स्टेप्स जो थे उसमें मिस्टेक्स। जी देखिए ना जी, हाँ बहुत सारे इश्यूज ऐसे बहुत सारे स्टेप्स के ऊपर देखिए ना जी, ये इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जुरिस्प्रूडेंस की बहस होनी चाहिए कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) जिसका इस्तेमाल किया गया है, क्या वो ओवरराइड करता है आर्टिकल 66 को? आपके पास तमाम ऑप्शन थी कोर्ट के अंदर चैलेंज करने की, आपने किसी एक को एक्सरसाइज नहीं किया। पब्लिकली कैमरे के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में नहीं चैलेंज किया। मैं यही कह रहा हूं ना, ये नवीद कमर साहब के पास स्ट्रेटजी है, वो एक अलग सवाल है। बहरहाल हमारा सवाल यही है, मैं वैसे डे वन से सोचता था कि पीटीआई की लीगल टीम कमजोर है। आपके पास मखदूम साहब जैसे, अकरम शेख साहब जैसे, असलम भट्ट साहब जैसे बड़े नाम है। मेरी अपनी जाती राय थी कि आप तगड़े, लेकिन नाउ आई फील कि आपकी स्ट्रेटजी नहीं। देखिए इस स्ट्रेटजी में जो सबसे बड़ा आई थिंक, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको भी वाज़ेह करना होगा आने वाले दिनों में, कि जब उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ नैब लॉ के तहत है ही उसके ऊपर, जिसने जायदाद बट दिस इज नॉट ए ट्रायल अंडर नैब लॉ मलिक साहब। ये क्या, अगर तो कोर्ट कह देता कि जी ये नैब लॉ के तहत हो रहा है, हम कहते हैं जी ठीक है। अब तो उन्होंने प्रोविजन डाल दिया ना, तो नैब लॉ के तहत तो नहीं हो रहा, उन्होंने जेआईटी को एम्पावर। हमें नहीं मालूम कि किस लॉ के तहत हो रहा, हमें आज तक नवीद कमर साहब कि जी बस एक प्रोसीडिंग्स हो रही है, ट्रायल का पता नहीं हो रहा है। आज सारा दिन से खबर ये थी कि 2 अरकान जेआईटी के वो अलसानी का बयान रिकॉर्ड करने वो दोहा और कतर जाएंगे। ये आज सारा दिन की खबर ये थी, लेकिन अभी हम जब चेक कर रहे हैं तो हमें पता चला है, और हमारे पास टिकट की कॉपी है, कि वो दुबई गए हैं साहब, और वहाँ से, क्योंकि दुबई एक सेंट्रल लिंक है जिसमें बीसीसीआई का रिकॉर्ड भी वो हासिल कर सकते हैं, गल्फ स्टील मिल्स के साथ क्या हुआ, पूरी उनको दस्तावेज़ात मिल जाए तो पूरा केस वैसे ही खुल जाएगा कि वो उस केस से उस मिल्क की सेल से कुछ मिला था, वो डिफ़ॉल्ट कर गई थी, प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी, या वहाँ से पैसा कैसे बाहर गया था, या गया भी था या नहीं गया था। तो दुबई जाना उनका साबित होता है, दोहा कतर जाना साबित नहीं होता। तो अलसानी वाला लिंक अभी इससे आउट है, अभी इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। अगले स्टेप्स बड़े अहम हैं 2-3 दिन के अंदर। आपको क्या नज़र आता है? देखें, सारे फैक्ट्स तो सामने तब आएंगे जब जीआईटी की रिपोर्ट आएगी। इस वक्त हम अजम्पशंस पे सारी चीज़ें चल रहे हैं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, किससे बात हुई किससे बात नहीं हुई, या क्या रिकॉर्ड हासिल हुआ या क्या नहीं हुआ। ये हम जो ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स सुनते हैं या उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं, तो आई कांट से फॉर श्योर। लेकिन मेरे हिसाब से जितने शद्दोमत से कहा जा रहा था कि जी अगर आपने कतरी शहजादे से बात नहीं की तो फिर आपके जो रिज़ल्ट्स हैं उसको हम नहीं मानेंगे। सो आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ जो है कहाँ लीड कर रही है। अगर इन्होंने ऑफ़र किया है कि जी पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में, चाहे वो एम्बेसी क्यों ना हो पाकिस्तान की दोहा में, वहाँ आपसे हम जो है वो बातचीत करेंगे, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, तो मेरा ख्याल है कि उससे आगे और क्या जीआईटी कर सकती है जो ये फैसिलिटेट करे सारी बातों को। आपको याद वैसे होगा नवीद कमर साहब वो साल में 4 दफ़ा पाकिस्तान में शिकार करने आते हैं और वो पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो बलूचिस्तान के एक इलाके पे उनके वक्त के ऊपर फायरिंग लोगों ने मुकामी कर दी थी, क्योंकि मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ आप शिकार करते हैं तो यहाँ कुछ डेवलपमेंट के लिए भी काम करें, हॉस्पिटल चाहिए था, लोग वो मांग रहे थे। तो उस वक्त उन्हें पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं होता, कोई डर भी नहीं होता, ना लीगल जुरिस्डिक्शन का इंप्रेशन ये मिलता है कि वो जुरिस्डिक्शन का उनका इशू नहीं है, उनका इशू है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के सामने वो नहीं आना चाहते, और एज इट इज़ जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने दी है वो चाह रहे हैं कि वो एडमिट हो जाए, जो कि बड़ा मुश्किल होगा किसी भी फोरम के लिए, चाहे जीआईटी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कि उसको अगर तो इन्होंने अपने केस को मजबूत करना है तो इन्होंने उसको प्रेजेंट करना होगा, क्योंकि एज अ विटनेस ये वैसे भी डिफेंस का काम है ना कि वो उस विटनेस को जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करें। अगर वो नहीं प्रोड्यूस करते तो फिर तो ऑनर्स उन पे तो नहीं आता ना, जो कि या उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं या उन पे जो है वो अक्यूज़ कर रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है कि लेकिन जो कतरी खत है कमजोर हो जाता है, हेयर से के ऊपर मबनी है कि मैंने सुना अपने भाई से, मुझे पता चला, मुझे मालूम हुआ, आई ज्यूम टाइप चीज़ें हैं, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है जिसको कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है सबूत के तौर पर तस्लीम कर ले। क्या इसको कंसिडर किया जा सकता है? नहीं, लेकिन उसको फर्दर अगर स्ट्रेंथन करना है तो वो जो शख्स ये कह रहा है उसने उसको बैकअप करना है ना किसी डॉक्यूमेंट के साथ। अगर वो उस पोजीशन में नहीं है कि उसको बैकअप कर सके तो फिर वाकई उसकी कोई वैल्यू नहीं आती। तो दिस इज द स्टेज। ये अगर आपने नहीं उससे बात की, जो जिस शख्स ने वो खत लिखा है कतर में, मलिक साहब, वो तो जीआईटी का ताकुब कर कह रहा आओ मुझसे इंटरव्यू करो। ये नहीं कह रहा मैं पाकिस्तान आऊंगा। नहीं, देखें, आप किसी भी शहरी को चाहे वो 15 दफा अपनी मर्जी से आए, जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम करें। उन्होंने 3 दफा ऑफर की है, अभी लेटेस्ट, अभी आपको पता चंद दिन पहले भी, कि जी मुझसे आके आप इंटरव्यू, अब लेटेस्ट उन्होंने कहा आप मेरे घर में आके इंटरव्यू कर लें। दफ्तर में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसके घर अदालत लगानी चाहिए। नहीं, जीआईटी है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अंडर सुप्रीम कोर्ट पावर्स है ना। नहीं, देखें, ये बात आज क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। जीआईटी इज एक्टिंग अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोर्ट, लेकिन जीआईटी के ऊपर कानून शहादत, जीआईटी के ऊपर सीआरपीसी का पूरा इतलाक होता है। आपका एक गवाह था जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो जीआईटी को उसके घर जाना चाहिए। नहीं, वो ऐसा गवाह जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, अनलेस जीआईटी के पास, देखें, जीआईटी के पास अगर जिस ट्रांजैक्शन को वो खत जाहिर कर रहा है उसके अगेंस्ट के अगर जीआईटी नहीं जाती जीआईटी कि हम नहीं जाते, फिर देन व्हाट? क्या नून लीग का इस रिपोर्ट को मानने से इंकारी हो जाएगी? नहीं, ये तो अभी कबल वक्त है कहना, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस किस्म की वहाँ ऑफर मौजूद है, किरमानी साहब के बयान से तासुर यही मिल रहा है कि आप केस बिल्ड कर रहे हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। और जिस साहब ने वो खत लिखा है तो उनसे वो बात कर लें। वी कैंट से ऑफ हैंड कि वो पाकिस्तान आ जाए, वो जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। देखिए, जो पाकिस्तान के शहरी थे, हालांकि वो रेजिडेंट भी नहीं थे, दोनों भाई हुसैन खाकवानी साहब, इस पे पीटीआई की कल क्या पोजीशन होगी कि जस्ट वो जो अल्सानी साहब है उनके पास जाया जाए, हमद बिन जासिम के पास जाया जाए, ये ना जाया जाए? ये सर मलिक साहब, ये जो 5-6 विटनेसेस इस वक्त तक आए हैं, तो इस वक्त मरियम बीबी के वक्त में इनको कॉल देने की क्या ज़रूरत है कि आकर सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके वहाँ क्या शो करना चाहते हैं कि जी अवाम इनके साथ है, या जीआईटी को मरगूब करना चाहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को मरगूब करना चाहते हैं? क्या मतलब मकसद क्या है इस चीज़ का? शो पावर, पॉलिटिकल पार्टी अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है, तासुर तो यही है। नंबर वन। नंबर 2, ज़रा आपने मलिक साहब कहा है कि सारी जो बुनियाद है इनके पैसों की और उसके अंदर बढ़ोतरी की कि वो 1 रुपए से वो 1000 बना, फिर 1000 से वो 10,000 बना, वो है वो 12 मिलियन धर्म जो दुबई से निकला। अब दुबई से निकला और वो कतरी के पास गया, उसको वो मल्टीप्लाई हो गया, उसके एक ख़त ने सारा कुछ उसको जस्टिफाई कर दिया। और इसकी सारी बुनियाद जो है वो आपकी असेसमेंट सही है मेरे ख्याल में कि खाकवानी साहब, इस सारे मामले में कहीं मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम नहीं है ना, सारी बात तो ये है। जी, मैंने इस पूरी एविडेंस में जितनी भी हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम कहीं नहीं। पूरे पाकिस्तान, मलिक साहब आपकी बात सुन ली ना, मेरी भी गुजारिश सुन लेना। आपने सबको मौका दिया मुझे बुलाकर, 2 मिनट तो मेरी बात सुन ले। अगर अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई चीज़ नहीं है, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के जितने असासे पाकिस्तान में डबल चुरबल और कई हज़ार गुना बढ़े हैं, उसकी कोई मनी ट्रेल है उनके पास? उनके पास जो ये कन्वर्शन हुई है, यहाँ से पैसा मुल्क से इसको इतना मल्टीप्लाई करके बाहर गया है और उनके बच्चों के पास गया है, इसकी कोई है जनाब रसीद या कहीं से कोई चीज़? कोई एविडेंस नहीं है कि पैसा मुल्क से बाहर गया है। आप ये 12 मिलियन धर्म जो है, ये अगर वहाँ पर कागजात मिल जाएंगे, बीसीसीआई के 15 दफा डिक्लेयर्ड के ऊपर है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया, नवीद कमर साहब, इसहाक खाकवानी साहब, खुरम दस्तगीर साहब और इरफान कादर साहब हमारे साथ हैं। आप सबका शुक्रिया। कल बहुत अहम दिन है और कल का बयान और चेयरमैन नैब की पेशी भी है, उनसे भी पूछना है कि आपने अपील क्यों नहीं थी फाइल की। उस अहम केस में अगर वो अपील फाइल करके तहकीकात करके इस केस को असल मंजिल तक पहुँचा देते तो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आज ना पड़ा होता, लेकिन नैब अपना रोल अदा करने में नाकाम रही। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे लिए नैब
फौत हो चुका। तो वो कल चेयरमैन नैब की भी पेशी है, उनको भी जवाब देना है अपने किए का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ सारा दिन आपके साथ रहेंगे। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।